नमस्कार प्रिय बंधुओं, पुनः एक बार हम इस वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं और इस वीडियो की जो विशेषता है वो ये है कि नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय ज्ञान प्रणाली की बात कही गई है और तब 2019 से इस विषय पर हमारे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में और शिक्षा संस्थानों में अनेक प्रकार से चर्चा हो रही है और ये चर्चा बहुत व्यावहारिक और प्रासंगिक है। तो मुझे इसी विषय पर मध्य प्रदेश में विदिशा जनपद के एक महाविद्यालय की ओर से आमंत्रण मिला कि मैं आभासीय गोष्ठी के द्वारा, वेबिनार के द्वारा इस पर अपने विचार व्यक्त करूं। भारतीय ज्ञान प्रणाली और स्वास्थ्य आरोग्य के बारे में। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली के बारे में तो जितना भी कहा जाए कम है, किंतु स्वास्थ्य के बारे में जब कहना है तो अवश्यमेव उसके लिए थोड़ा चिंतन, मनन और अध्ययन करना आवश्यक था, रिसर्च करना आवश्यक था। वो मैंने किया और ये आपके सामने है। ये वीडियो आप दो भाग में है। प्रथम भाग हम अपलोड कर रहे हैं और हमारी टीम, हमारे संपादक महोदय दूसरा भाग इसका तैयार कर रहे हैं। तब तक ये प्रथम भाग आप देखिए और इसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में विभिन्न जो सुभाषित या निर्देश दिए गए हैं उसका मैंने विस्तार से उल्लेख किया है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद कीजिए, शेयर कीजिए और अपने भाव प्रतिभाव कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मेरे हैंडल है ट्विटर का, एक्स का और इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, उस पर भी आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो लीजिए देखिए ये भाग प्रथम। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजाते विविधोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरः यत् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम् यद् यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। ओम सद्गुरुभ्यो नमो नमः। शासकीय संजय गांधी स्मृति पीजी महाविद्यालय गंजमा सौदासे में स्थित आप सब लोग संस्कृति अनुरागी और इस विद्यालय के प्राचार्य, उपाचार्य, सब वरिष्ठ अध्यापक, प्राध्यापक और सब छात्र लोग और सब जो अधिकारीगण हैं, सबको मैं बलदेवानंद सागर सविनय प्रणाम करके भारतीय ज्ञान परंपरा और स्वास्थ्य के बारे में अपने विनम्र विचार, जितना मैं जानता हूं, यथामति यथाशक्ति आपके सामने रखता हूं। भारतीय ज्ञान परंपरा की जब बात आती है और अब जो नई शिक्षा नीति में इस बात को, नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम कहें 2020 जिसको बोलते हैं, उसमें इस बारे में विशेष बल दिया गया है और इसमें ज्यादा से ज्यादा चिंतन हो और नई नई चीजें सामने आए या जो विलुप्त हो गई है या विलुप्त कर दी गई है। विलुप्त कर दी गई है से मतलब है कि जो आंग्ल शासन, ब्रिटिश शासन था, उन्होंने जानबूझकर हमारी भारतीय वैदिक सनातन परंपराओं को ढक दिया या विलुप्त कर दिया या उन्होंने छिपा दिया और दूसरी चीजें सामने लाए और भाषा आरोपित की, अंग्रेजी। बहुत सारा इतिहास है। मैं संक्षेप में आपको संकेत करूं, क्योंकि अंग्रेजी से हमारा कोई विरोध नहीं है,
सभी भाषाएं मां सरस्वती का स्वरूप है। लेकिन उन्होंने जब यहाँ व्यापारी बनकर आए भारत 250 पौने 300 वर्ष पूर्व, और भारत का जो वैभव था वो सब लोग जानते थे। इससे उनसे पूर्व मुगल थे, उनसे पूर्व शकून वगैरह आए। सब लोगों ने भारत को, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था या विश्वगुरु कहा जाता था, तो इसकी समृद्धि और इसके वैभव से आकर्षित होकर उन लोगों ने बाद में सोचा हम यहाँ शासन करें, और शासन करने के लिए उनकी अपनी भाषा होनी चाहिए और हमारी अपनी परंपराएं और भाषाओं को साइड में कर दिया जाए। ये उन्होंने सोचा और किया, और उसमें वो सफल भी हुए। ये हमारा दुर्भाग्य था। लेकिन अब स्वाधीनता प्राप्ति के 70-72 वर्ष बाद अब हम लोग इस बारे में सोचने लगे। यद्यपि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद इस विषय में खूब विचार हुआ, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, राष्ट्रीय नेताओं ने काफी सोचा और राजभाषा हिंदी एक तरह से प्रतिष्ठापित की और भारतीय परंपराओं के बारे में भी काफी काम किया। लेकिन आप जैसे सब जानते होंगे कि वाम मार्ग विचारधारा प्रोमिनेंट रही, और उसकी वजह से, जिसको कम्युनलिज्म या कम्युनिस्ट विचारधारा कह सकते हैं, उन्होंने भारतीय सनातन शुद्ध जो हमारा ज्ञान है, हमारी परंपरा है या वैदिक परंपरा कहिए, वो हाईलाइट ना हो। क्योंकि दक्षिण में भी मैं आपको बताऊं अपनी बात, 1986 में बेंगलोर में एक सम्मेलन हुआ, कंप्यूटर एंड संस्कृत। इस बारे में मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो में भी इस बात को रेखांकित किया, एक वीडियो बना के रखा है, अपलोड किया है। तो उन लोगों ने, आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह कह दिया कि हमें संदेश भेजने के लिए, जब एस्ट्रोनॉट होते हैं, नक्षत्र यात्री होते हैं, दूसरे यान जो चंद्रमा में या मंगल ग्रह या जहां भी हम भेजते हैं, तो वहां संदेश भेजने के लिए हमको दूसरी भाषाओं में हम जब भेजते हैं तो वो संदेश उल्टा सुल्टा हो जाता है। लेकिन जब हम संस्कृत में वो संदेश भेजते हैं तो वो अर्थबोध कराता है, क्योंकि संस्कृत में कर्ता, कर्म और क्रिया, इसके बारे में जो अन्य भाषाओं का व्याकरण है उससे अलग है। कर्ता कहीं रखे, कर्म कहीं रखे और क्रिया कहीं रखे। गच्छति रामः विद्यालयम, विद्यालयम रामः गच्छति, रामः गच्छति विद्यालयम, जैसे भी मतलब इस तीनों को रखेंगे तो वो उसका अर्थबोध हो जाता है। तो ये उनका कहना था कि संस्कृत इज द मोस्ट हेल्पिंग लैंग्वेज और करेक्ट लैंग्वेज फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम प्रज्ञा के लिए उन्होंने कहा ये होना चाहिए। तो ये उस समय वहां के जो रूढ़िवादी विद्वान थे, चाहे वो संस्कृत के थे या अंग्रेजी के थे या वैज्ञानिक थे, वो सब संस्कृत का विरोध कर रहे थे। हर दिन अखबार में, 3 दिन का सम्मेलन था, हर दिन अखबार में विरोध आता था कि ये तो पंडितों की भाषा, ब्राह्मणों की भाषा, वर्ग विशेष की भाषा, कर्मकांड की भाषा, इस तरह का। तो ये सब भ्रांतियां ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर हम सब के मनोमस्तिष्क में धीरे धीरे डेवलप की, और 250 वर्ष तक आज भी अंग्रेजी का प्रभुत्व है। ठीक है, भाषा के रूप में विरोध नहीं है, लेकिन भारत में कहीं भी भारत का आकाश, भारत की हवा, भारत की मिट्टी में अंग्रेजी नहीं है, हमारी भाषा नहीं है। हमारी या तो मातृभाषा है या संस्कृत हमारी भाषा है, और अब राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो इसीलिए ये भ्रांतियां होने की वजह से हमारा जो शुद्ध ज्ञान है, हमारी जो परंपराएं हैं, वो एक तरह से भ्रामित कर दी गई है। तो इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में अब अनुकूल परिवेश हुआ। सरकार कोई भी है, मैं मानता हूं हर सरकार प्रयास करती है, लेकिन हर सरकार का अपना एक मोटिव होता है, एक अपना निहित स्वार्थ होता है कि हम बने रहे या हमारा प्रभाव रहे। लेकिन कुछ सरकारें ऐसी होती जो कहते नहीं, हमें काम करना है और इस दिशा में काम करना, जहां हम भारतीय ज्ञान परंपराओं को प्रतिष्ठापित करें और सबको समझाएं और शिक्षा में भी इस बात को लाएं। तो ये अब नया युग है, और इस नए युग में अनुकूल परिवेश है, कन्वीनियंट जो है एम्बियंस है, उसमें हम ये चिंतन कर रहे हैं। क्या क्या परंपराएं हैं, तो बहुत विस्तार है इसमें। मैं संक्षेप में आपको कह दूं कि 4 वेद है हमारे, जो हमारा सबसे प्रामाणिक ज्ञान का प्रामाणिक स्रोत जो है वो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर 4 उपवेद है। वेद के षडंग है, यानी वेद चूंकि इतने गूढ़ भाषा में
या इस तरह के अनंत रहस्यों वाले जो हमारे ऋषियों ने आत्म साक्षात्कार किया और हमको मंत्र दिए, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्य स्विद्धनम, या अनेक प्रकार के न तत्र सूर्यो गच्छति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतः कुतोयम अग्निः तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये सब उपनिषद के मंत्र या वेद के मंत्र आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो इसके अर्थ के लिए आप जानते हैं कि वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत ऐसा दो भेद कर दिया गया है। यद्यपि एक ही है, लेकिन वैदिक प्राचीन होने की वजह से उसका व्याकरण भी थोड़ा अलग है और उस तरह से है। और लौकिक संस्कृत वाल्मीकि रामायण से आरंभ होकर अब जितना भी सद्या हम संस्कृत भाषया वदामि चेत भवन्तः सर्वे श्रुष्यन्ति यथा हम मनोगतम इति प्रधानमंत्रिणः मन की बात इत्यस्य भाषांतरणं कृत्वा आकाशवाणीतः दूरदर्शनतः वा प्रसारयामि वा संस्कृत वार्ताः प्रसारयामि तद आधुनिकम संस्कृतम। तो जैसे हिंदी में बोलते वैसे संस्कृत में भी बोलते हैं, बोला जाता है। अब तो बहुत काम हो रहा है, हो गया है और प्रसन्नता की बात है। तो वेद को समझने के लिए हमारे ऋषियों ने फिर कहा षडंग, यानी निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, ये सारे षड अंग कहे। इसको पढ़ने के बाद वेद के मंत्रों को हम समझ सकते हैं और लौकिक संस्कृत भी हम समझ सकते हैं। ये एक सिंपल सी बात। उसके बाद संहिताएं, आरण्य ग्रंथ, स्मृतियां, धर्मशास्त्र अपार है। आप लोग देख सकते, पढ़ सकते हैं वांग्मय के इतिहास में। लेकिन मुझे जो कहना है आपको, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में मैं जब भी मुझे अवसर मिलता है कंचन जी, मैं इस बात को कहता हूं कि नेट पे, अंतर्जाल पर हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर मार्कंडेय काटजू, सुनिएगा, डॉक्टर मार्कंडेय काटजू, ये नाम आप जानते भी होंगे, नहीं तो इस नाम से आप अंतर्जाल पे सर्च करेंगे संस्कृत एंड साइंसेज या मॉडर्न साइंसेज इन संस्कृत, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ये आलेख है उनका लिखा हुआ, और उन्होंने सब प्रमाण, ग्रंथों के प्रमाण के साथ, संदर्भों के साथ, रेफरेंसेस के साथ ये सिद्ध किया इस आलेख में। आप लोग देखें, विद्यार्थी भी और जो हमारे आदरणीय प्राध्यापक है, सब लोग, कि किस प्रकार से उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है कि संस्कृत वांग्मय, क्योंकि आक्षेप करते हैं ना भाई संस्कृत वांग्मय तो पूजा पाठ का साहित्य है, संस्कृत में तो केवल कथा कहानियां हैं, या जो भी वो आक्षेप करते हैं। डॉक्टर मार्कंडेय काटजू जी ने लिखा है कि कर्मकांड के जितने मंत्र है, जितना साहित्य है चारों वेदों को मिलाकर, वो केवल 6 या 5% है। बाकी 94 या 96% जो वांग्मय है, 95% वांग्मय, वो वैज्ञानिक वांग्मय है, आधुनिक विज्ञान, जिसको आप समुद्र शास्त्र कहे, भौतिकी शास्त्र कहे, रसायन शास्त्र कहे, या धातुज मेटलर्जी कहे, या विमान शास्त्र कहे, सारे जो आधुनिक विज्ञान जिसके बारे में वेस्टर्न विचार वाले विद्वान जिन्होंने ये आरोपित किया कि हमने ये सब किया है, वो सब हमारे पास है। और उसकी प्रिवेलिंग परंपरा ये थी, चलती हुई परंपरा ये थी। हमारे यहाँ बिजली उत्पादन किया जाता था, बिल्कुल उसके प्रमाण है। बैटरी जो आजकल है, ऊर्जा संचेत्री, हमारे यहाँ थी। तो ये सब है, लेकिन वो विलुप्त हो गई, क्योंकि उन परंपराओं को जानबूझकर उन्होंने विलुप्त करवा दिया गया। और संस्कृत के अध्ययन अध्यापन को भी, हमारे जो गुरुकुल थे या बड़ी बड़ी संस्थाएं थे, उनको बंद करवा दिया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जानबूझकर या सामदाम भेद दंड से। और वो स्थिति अभी ये आई कि अब हम जब समझ रहे हैं, तो अब हम अपनी उन भारतीय ज्ञान परंपराओं के बारे में पढ़ें, जाने, अपने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में इसको पढ़ाएं, और आधुनिक पीढ़ी, चाहे 5, 10, 15 वर्ष के बाद लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे कि हमारा अपना ज्ञान है, हमारी अपनी परंपराएं हैं, उससे हम क्यों न जिए, हम क्यों पाश्चात्य जितनी परंपराएं, या ठीक है जीवन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की बात आप कहेंगे, तो अभी जैसे आप कह रहे थे आवाज मेरी नहीं आ रही थी, आपकी आवाज मुझे नहीं सुना दी थी, तो हम अभी प्रातिभाषिक सम्मेलन में है। क्यों कि वेदांत जिसको हम कहते हैं, षड दर्शन में अद्वैत दर्शन, भगवान शंकराचार्य जी का जो दर्शन है, उसमें 3 अवस्थाओं को माना गया है। एक तो व्यावहारिक सत्ता, 3 सत्ता मानी गई है।
व्यावहारिक, व्यावहारिक माने मैं, जो मेरा शरीर है ये रूप है, नाम बलदेवानंद सागर है, और मैं उठता हूं, बैठता हूं, बोलता हूं, ये सब क्रियाएं करता हूं, ये मेरे एक व्यावहारिक सत्ता है हम सब लोग की। आप लोग बैठे हुए हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, ये व्यावहारिक सत्ता है, वेदांत में मानी जाती है। और दूसरी सत्ता है पारमार्थिक। पारमार्थिक सत्ता में परम अर्थ, पारमार्थिक यानी शरीर, नाम, रूप, इससे ऊपर केवल चेतना के स्तर पर, माने जिसको सत्य, चित्त, आनंद के रूप में व्याख्यायित किया गया ग्रंथों में, वो सत्ता है। और पारमार्थिक सत्ता हम सब जानते हैं, आध्यात्मिक जिसको हम बोलते हैं, आत्मनि इति आध्यात्मिक, जिसको हम स्पिरिचुअल बोलते हैं, यानी केवल आत्मा के बारे में, चेतना के बारे में, जो ब्रह्मांड है पूरा ऊर्जा चेतना के द्वारा। तो जो योगी लोग हैं या साधक लोग हैं या तपस्वी लोग हैं या सिद्ध संत लोग हैं, उस चेतना में रहते हैं, इसलिए हम उनको सिद्ध कहते हैं या उनको आत्म साक्षात्कारता कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण है, वो सब जानते हैं। तो दो सत्ता हो गई, व्यावहारिक सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता। और तीसरी सत्ता है वेदांत की प्रातिभासिक सत्ता, जिसको आप आभासीय सम्मेलन बोलते हैं, जूम मीटिंग या गूगल मीटिंग, वो प्रातिभासिक सत्ता है। यानी कि मेरा रूप देख रहे हैं, मेरी ध्वनि सुन रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आपको सुन रहा हूं, लेकिन जैसे मैंने स्विच ऑफ किया सब समाप्त, खत्म हो गया। आपने भी अपनी ओर से जैसे स्विच ऑफ किया, आप न सुनेंगे न देखेंगे। तो यह प्रातिभासिक सत्ता है। तो विज्ञान ने यही तो यंत्रों के द्वारा सिद्ध कर दिया गया है। चूंकि हमारी साधना की पद्धति ऐसी थी या हमारी संस्कृति की यह विशेषता थी, हम आध्यात्मिक मार्गों से, जिसको इंट्यूशन बोलते हैं आप अंग्रेजी में, तो इंट्यूशन के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास संदेश भेजता है या संकेत भेजता है। और बहुत सारे उदाहरण हैं, विस्तार हो जाएगा। तो मैं यही कहता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी जो अभी है, वो किसी न किसी रूप में हमारी पास रही है, कमोबेश रूप में। बहुत ज्यादा जितना ये पॉपुलर हुआ उतना नहीं है, लेकिन हमारी पास थी। एक संदर्भ मैं आपको देना चाहूंगा, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का, जिनकी संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तकें आपने पढ़ी होगी, न पढ़ी हो तो आप जरूर पढ़े, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की विशेषता ही यही है कि ये अंतर्मुख है, बहिर्मुख नहीं है। यद्यपि हमारे यहाँ भौतिक बहिर्मुखी विज्ञानों का खूब विकास हुआ, महाभारत देखे, रामायण देखे, तो कितने बड़े बड़े शस्त्र थे जो उस समय के युद्ध में काम आए। वो आज अभी भी उन शस्त्रों का एक तरह से अन्वेषण और निर्माण किया जा रहा है, और बहुत सारे शस्त्र हैं अभी बाकी है। या मैं एक और उदाहरण दूं, मैं काशी में जब पढ़ रहा था तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहां का जो चिकित्सालय है, वहां के एक बहुत बड़े शल्य चिकित्सक, उन्होंने एक लेख लिखा, अंग्रेजी में लेख है, और वो लेख जो इलस्ट्रेटेड वीकली करके सरदार जी, जिसके सरदार खुशवंत सिंह जी इसके संपादक थे, वो उन्होंने छापा। तो इस व्याख्यान का प्रथम भाग आपने देखा, मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। और स्वास्थ्य के बारे में हमारे चिंतकों ने, ऋषियों ने जो विस्तार से लिखा है, इसके लिए हमें और विस्तार चाहिए, और अन्वेषण करके मैं आपको सामग्री प्रदान करने का प्रयास करूंगा। मेरे सारे हैंडल ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक दिए हुए हैं, बायो में इसका विस्तार से आप इसको देख सकते हैं। तो मेरे से संपर्क करना चाहें तो वहां भी आप संपर्क कर सकते हैं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करके, पसंद करके शेयर करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया मुझे बताएंगे। और इसके साथ ही जो दूसरा भाग तैयार कर रहे हैं एडिटर महोदय, वो बहुत शीघ्र हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।